हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी का प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि BDO, जिसकी फुल फॉर्म होती है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आप देख सकते हो परीक्षा तिथि है 22/12/2018 और ये फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम है। 22 को और 23 को 2 दिन पेपर आपका चला था। 22 को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था और आपका 23 को एक पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, जो कि आपको भी पता है कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है और ये परीक्षा फिर से होगी, यानी कि BDO के लिए री एग्ज़ाम होगा। तो उसी को देखते हुए, री एग्ज़ाम को देखते हुए जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा डाउट और मैं क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आके जो वैकेंसी है कि और वैकेंसी निकाल के फिर सारे के सारे स्टूडेंट का पेपर एक साथ करा जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा BDO री एग्ज़ाम को लेकर कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या इसका प्रोसीजर है, जो भी आपका चल रहा है वो सारे मैं आपको बता दूंगा एक अलग वीडियो में। तो आगे के एग्ज़ाम को देखते हुए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि हमको पता चल सकेगा कि हमारे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे गए थे। तो 2018 के तीनों पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ और जो 2016 के 2 पेपर हैं, तो वो दोनों के दोनों सेट भी मैं आपको कराऊँगा। तो इस सब के लिए क्या करना होगा, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे और सारे की सारी क्लास आप अटेंड करते रहो। इस पेपर सेट में जो आपका पेपर है, सीरीज भी आप देख सकते हो FA, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पेपर है, ऑफिशियल पेपर है। हालांकि पेपर ऑफलाइन होता है, लेकिन देखिए जो पेपर होता है उसको स्कैन करके यहाँ पर एक नई PDF तैयार कर ली गई है, टाइप कर लिया गया है सेम उसी पेपर के जैसा। और यहाँ पर आपको आंसर्स भी मिलेंगे, हैंड टू हैंड आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किसका कौन सा आंसर था। और ये आपका प्रैक्टिस सेट, ये पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपकी क्लासेज होती हैं, सारी की सारी क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीज़ें फ्री हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को लाइक करके और शेयर भी कर देना, जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उन सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर कराया है और आगे BDO के लिए आपकी तैयारी भी कराई जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज हम हिंदी कवर करेंगे। रीजनिंग आपको सुबह में 7 बजे मिल जाएगी। हिंदी क्लास शाम को 7 बजे होती है और रीजनिंग की सुबह 7 बजे। बाकी अगर आपने BSF या CRPF वाला फॉर्म, CRPF का एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए हमने मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की। अगर आप BSF की तैयारी कर रहे हो तो आप यही वाली हिंदी पढ़ सकते हैं। आपके जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है सभी के लिए सफिशिएंट हिंदी होगी। BDO वाली क्लास काफ़ी होगी आप सभी के लिए। रीजनिंग की क्लास भी आप सभी के लिए काफ़ी होगी, जो BDO के लिए चलने वाली है। देखिए, BDO में मैथ नहीं आता है, तो उसके लिए अगर आपको BSF या किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए मैथ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी टॉपिक, जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर जो भी चैप्टर आपका वीक है वो मैं आपको करा दिया करूँगा। और आप बोलोगे कि प्रैक्टिस सेट जिस तरह से CRPF के लिए चलाए थे उसी टाइप से चलाए जाए, तो वो भी चला दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्या है हमारा, शुरू में है गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। तो एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर्स भी देख लेंगे कि किस किस टाइप के गद्यांश से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आंसर भी आपको मिल जाएंगे हैंड टू हैंड। ठीक है, तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं। और गद्यांश क्या है कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। और पहला ही क्वेश्चन देख लो कि किससे रहित राज्य किस काम का, तो प्रियजनों से रहित। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया और साफ साफ ऑप्शन C में दिया गया है कि किससे रहित राज्य किस काम का, तो प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। यहाँ पर आपको एकदम क्लियरली मेंशन करके दिया है और पहली ही लाइन है
और आपके जो पैसेज होता है उससे इसी टाइप से आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले पैसेज करने के लिए आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लो, उसके बाद अपने गद्यांश को पढ़ो। अन्यथा अगर आप पहले गद्यांश पढ़ते हो, हालांकि मैं क्लास में आपको गद्यांश ही पढ़ाने वाला हूं क्योंकि ये तो मेरी क्लास है, तो मैं आपको समझा के करा दूंगा, लेकिन जब भी आपको एग्ज़ाम में बैठना है पहले क्वेश्चन रीड करो, मोटा मोटा क्वेश्चन एकदम पढ़ने हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, एकदम पढ़ो नॉर्मली, उसके ऑप्शंस देखो कि किस किस टाइप के ऑप्शन है। गद्यांश को पढ़ो, गद्यांश में जहाँ भी क्वेश्चन मिलता रहे अंडरलाइन करते रहो, बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप अपने गद्यांश को कर लोगे। आगे पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे दिया है कि प्यारी वस्तु, प्यारी मनुष्य जाति, वस्तु नहीं है, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मूल साधन है। ध्यान रखना, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मनुष्य जाति का सुख क्या है, तो जगत के मंगल का मूल साधन, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम प्राप्त होने हैं। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं और चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उसमें फल भी लगाती है। पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा पैसेज में है जगत का अर्थ। जगत का अर्थ क्या होगा? समाज होगा, संसार होगा, देश होगा या प्रदेश होगा। तो आप सीधे सीधे बता सकते थे कि जगत का अर्थ संसार होता है, ना कि देश या समाज। यहाँ पर भी मेंशन किया गया है जगत का अर्थ। अगला क्वेश्चन है निष्फल का आशय क्या है, कि किसी चीज़ का निष्फल हो जाना, तो यानी निष्फल हो जाना, तो यानी उस चीज़ का बेकार हो जाना। कोई आपने ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, आपने कोई प्लानिंग की और आपकी प्लानिंग होगी, कोई प्लान बनाया आपने, वो हो गया फेल, तो फेल होने का क्या बोलते हैं? निष्फल बोलते हैं। तो निष्फल का आशय अधूरा नहीं होगा, फलदायी नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, क्या होगा? व्यर्थ चला गया, कि आपका प्रयास व्यर्थ चला गया, निष्फल हो गया कार्य, तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? तो जीवन को सुखमय बनाना। तो क्या है? जीवन को सुखमय बनाना ही है कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करना। क्या आपका अगर जीवन दुखमय होगा तो खेतों का हरा भरा और प्रफुल्लपन होगा, तो आपको किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आएगा। कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर जीवन दुख में कट रहा है तो आपको सोने की चीज़ें भी आपको बेकार लगेंगी। खेतों की सिंचाई या जीवन में को संकट में डालना, तो आप पैसेज भी पढ़ सकते हो, आपको क्लियरली मेंशन करके दिया गया होगा, जहाँ पर भी आपसे बोला होगा कि खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित बनाना। आप इस पैसेज में देख लीजिए गद्यांश में, यहाँ पर देखिए, आप जब देखोगे प्रफुल्लित करती है, तो तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, तो इसके पहले ही ये लाइन आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही आपको कीवर्ड पकड़ के अपने क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए दिया हुआ है कि खेतों को, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? जीवन को सुखमय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्न में दीर्घ स्वर है, तो यानी कि आपके गद्यांश से 4 प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि नॉर्मली आपके गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे कुल 4 प्रश्न भी पुटअप किए गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन कम है। तो ये देखिए, अगर पैसेज से जितने कम क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें आपका उतना ही कम फायदा है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतने ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। दीर्घ स्वर पूछा था, तो आपको वर्णमाला भी अच्छी कर लेनी होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन देखिए, 1 या 2 जो भी होंगे, अभी आपको दिख जाएगा कि गद्यांश आ गया, पहला टॉपिक आपने नोट किया कि हमको गद्यांश की प्रिपरेशन करनी है। ऐसे नोट करते रहना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस
जो ये पेपर है प्रीवियस ईयर, इसको कराने का आशय क्या है, क्या तात्पर्य है, यही है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं और किस लेवल के क्वेश्चन हैं। वर्णमाला हो गई, गद्यांश हो गया, 2 टॉपिक हो गए, नोट करते रहो। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर आपको मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, बड़ी ई मिल जाएगी, बड़ा ऊ मिल जाएगा, तो ये दीर्घ स्वर हो गए। बाकी के 4 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर, ए ई उ री री। दीर्घ स्वर आ ई उ, और बाकी के जो बचते हैं वो होते हैं आपके संयुक्त स्वर, जैसे छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा एग्जाम में कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। आपसे सीधे सीधे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन ये लेव है। अब देख लो इसमें कौन सा दिया है, तो बी बे दिया है आपको, सी ऑप्शन। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? ये रे लेव है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखना ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन तीनों से और है को मिला करके बनता है ऊष्म व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन ग एवं जय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है कि स्पर्श व्यंजन ग एवं जय, नोट करते रहना। वर्णमाला हालांकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप जा करके भी देख सकते हो। वहाँ मैंने आपको 3 ट्रिक बताई हैं वर्णमाला के चैप्टर में, जिससे आप पूरी वर्णमाला की पहचान कर सकते हो और उसको अच्छे से आप याद भी रख सकते हो काफ़ी समय तक। ट्रिक के माध्यम से अगर आप कोई चीज़ याद करते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहती है। और मैंने आपको एक श्लोक टाइप बताया है, दूसरी ट्रिक बताई है, और एक ट्रिक उनमें से आप सभी को पता है, तो वो आपको बोनस के तौर पर है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 2 ट्रिक। गद्यांश हो गया, वर्णमाला से एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपका वर्णमाला से ही है। तो वर्णमाला से कुल मिलाकर के अभी तक 3 प्रश्न हो गए हैं, तो काफ़ी सारे हमारे प्रश्न वर्णमाला से हैं। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होते हैं? तो देखिए, अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, बचता है दूसरा और चौथा, ये होते हैं महाप्राण। तो पहला, तीसरा, पांचवा, कै और खे और ग, या तो कै होगा या ग होगा। तो ग हमारा यहाँ मिल गया, ना ही ख होगा, ना ही घ होगा और ना ही ठ होगा, क्योंकि ट ठ दूसरे नंबर पर आया ठ, तो ठ क्या है? महाप्राण। घ कौन से पर आया? 4th नंबर पर महाप्राण। और ख आया दूसरे स्थान पर, तो ये भी क्या हो जाएगा? महाप्राण। तीसरे स्थान पर ग आया और पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। बाकी की बहुत सारी यहाँ पर डिटेल दी हुई है, तो ये आप जा करके PDF से पढ़ लेना, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है घोष वर्ण। तो देखिए, घोष होते हैं और अघोष होते हैं। घोष को हम सघोष भी बोल देते हैं या घोष भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है अघोष। तो 2 तरह के होते हैं। अब देखिए, घोष वर्ण कौन से कहलाते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे या घोष। तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा हो जाएगा अघोष। पहला, दूसरा अघोष, और बाकी के बचे खुचे सघोष। अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष सघोष में आप डिफरेंस रखना कि कौन कौन से होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण बताए थे, पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा, और यहाँ पर होते हैं पहला, दूसरा और बाकी के लास्ट के तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमको बताना है घोष यानी सघोष। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो चा, छा, जा तीसरे स्थान पर आया तो जय ही हो जाएगा। च पहले स्थान पर है, नहीं हो सकता, ये तो अघोष है। कै पहले स्थान पर है, ट पहले स्थान पर है, तो ये सारे नहीं होंगे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ ही सकते हो PDF में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? तो हमसे इस बार पूछा है ओष्ठ्य वर्ण, और ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। तो वर्णमाला से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी होगी। तो ओष्ठ्य वर्ण क्या होते हैं? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि उप आते हैं ओष्ठ में, यानी कि छोटा उ और प
दोनों ओष्ठ में आते हैं। और ये पूरा का पूरा 4 लाइन का एक श्लोक था जिसमें पूरी वर्णमाला मैंने आपको समेट करके दे दी है। ओष्ठ पूछे, दंत पूछे, कुछ भी आपसे पूछ ले, दंतोष्ठ पूछ ले, वर्त से पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप उसी 4 लाइन से निकाल करके अपना आंसर दे दोगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि उप आते हैं ओष्ठ में, तो यानी कि उ, और पूरा का पूरा पै वर्ग कहाँ आ जाएगा, ओष्ठ वर्ण में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पै वर्ग का कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उ है, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि वर्णमाला एक बार जा करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में योग ऋण, योग ऋण की यदि हम बात करें तो सीधे सीधे याद रख लो, योग ऋण वो होते हैं जो हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे सब हमारे योग ऋण में आएंगे। बस इसके अलावा आप कुछ भी याद मत रखो योग ऋण से। तो पीला, जलज, पर और दूध भला, इसमें आप बोलोगे जलज। जलज का मतलब होता है जल में जन्मा अर्थात कमल। तो जलज क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और आप एक बात और ध्यान रख लेना, पर्यायवाची शब्द, जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं वे भी आपके योग ऋण शब्द में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको 2 मैंने आपको यहाँ पर पहचान बता दी है जिससे आप पहचान कर सकते हो योग ऋण शब्द कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन संधि से आ गया, संधि वाला टॉपिक अब आपका आ गया। आपने देखिए गद्यांश पढ़ लिया, गद्यांश के बाद हमने वर्णमाला देखी, वर्णमाला से 6 क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद अब हम संधि से क्वेश्चन देखने वाले हैं। काउंट करते रहना कि संधि से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए। बताना है महोत्सव का सही संधि विच्छेद कहाँ, मतलब कौन सा है। तो महोत्सव का महा प्लस उत्सव होता है, उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। देखिए हो सकता है कि इस पीडीएफ में कुछ के आंसर गलत भी लगा दिए हों, लेकिन हम देखते हुए चलेंगे। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि इसमें लिखा है तो बिल्कुल सही ही है, आप पहले खुद करना, अगर इसमें सही आपके हिसाब से सही है तो ठीक है, वरना जो मैं बताऊंगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये उत्तर बिल्कुल सही है, महा प्लस के उत्सव ही महोत्सव होता है। आ प्लस उ मिलकर के क्या बनाते हैं, आ प्लस उ मिलकर के बनाता है ओ, और ये क्या बनता है हमारा गुण संधि का नियम बनता है। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है। अगला बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में आपको समास बताना है। तो संधि से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला, तो हो सकता है इस सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया हो। तो संधि का देखिए वेटेज बहुत कम देखने को मिल रहा है हमको फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा मिला वर्णमाला का। बाकी देख लेते हैं आगे। तो ये 4th टॉपिक हमारा हो जाएगा समास का। गद्यांश हो गया, वर्णमाला हो गई, संधि हो गई, समास आ गए। बैलगाड़ी में समास, तो बैल और गाड़ी, तो बैल और गाड़ी में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आगमन में उपसर्ग, तो आ और गमन, तो आ प्लस के गमन हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा। अगला आ गया हमारा शायद 5वां टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय से। हमारा गद्यांश, वर्णमाला, संधि, समास और उपसर्ग, हाँ 5वां टॉपिक है, लिखते रहना। रसोईया में प्रत्यय बताना है, तो रसोईया में या प्रत्यय हो जाएगा, रसोई प्लस के या, तो यहाँ पर या नहीं होकर के यहाँ पर या प्रत्यय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रसोई प्लस के या, रसोई या। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेकिन देखिए बी उत्तर दिया है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, रसोई प्लस के या होगा, ओनली ऑन या। अब वो कैसे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं आपको, हो सकता है आपको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। मेरे हिसाब से जो होगा आंसर इसका, मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से होगा या। हालांकि इसमें बी ऑप्शन दिया है या, मुझे नहीं पता कि सही है या गलत, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। आप एक बार इसको चेक भी कर लेना। रसोईया, अगर हम इसमें से प्रत्यय निकाल लेंगे तो सबसे पहले हमने रसोई निकाल लिया। अब जब हमने रसोई शब्द पहले ही निकाल लिया तो फिर एक और ई हम कैसे ले सकते हैं, अगर हम एक छोटी ई और निकाल लेंगे और जब इसको ऐड करेंगे तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमको छोटी ई दी है तो हम ई तो नहीं निकाल सकते, तो सिर्फ और सिर्फ या बचेगा। और इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जो अगर पीडीएफ में आपको उत्तर दिया है उसको बिल्कुल करेक्ट मत मान लेना, अपने हिसाब से उत्तर करना। अगर तुम्हारे हिसाब से ठीक है तो ठीक है, वरना जो मैं बता रहा हूँ
वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द बताना है। तत्सम और तद्भव की जब हम पहचान करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अधिकांश जो आपको देखने को मिलेगा चंद्र बिंदु, 98% की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ अजम्पशन भी हैं तो उस पर ध्यान नहीं दूंगा मैं। जहाँ पर चंद्र बिंदु मिलेगा वो आपका तद्भव में ही होगा, और जहाँ पर आपको देखिए कक्षा वाला 6 ये मिलेगा, या आपको इस तरह के शब्द मिलेंगे। आपको एक पहचान और है तत्सम शब्द की कि बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है तत्सम शब्दों को, क्योंकि वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, और जो हमारे तद्भव शब्द होते हैं वो थोड़े हमारी वाली लैंग्वेज के ही होते हैं जो हम जिनको यूज़ करते हैं, और संस्कृत के शब्द हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे भी पहचान कर सकते हो। तो तत्सम शब्द हो जाएगा क्षेत्र, और क्षेत्र का तद्भव होता है खेत, गधा, गधे का होता है गर्धव, गाय का होता है गौ, और घर का होता है गृह। ये सारे आपको पता होंगे, बहुत आसान से हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तद्भव से तद्भव बताना है। तो कौन सा तद्भव शब्द है। तो देखिए यौवन, निर्झर, जीव और स्थान। जीव का तत्सम जिह्वा होता है, आपको पता होगा, बहुत आसान है, तो आपने सी ऑप्शन लगा दिया। और देखिए यहाँ पर निर्झर, झ आ गया और रे भी है, तो इस तरह के शब्द भी आपके तत्सम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला है देशज। देशज और विदेशज शब्द। देशज और विदेश शब्द भी आपको पता होने चाहिए। तो जो हमारे आम भाषा के शब्द हैं, जो देसी शब्द हैं, उनको देशज शब्द बोल देते हैं, जिनकी उत्पत्ति या स्रोत का पता नहीं होता। पहले भी आपको बता चुका हूँ, जैसे कि लोटा होता है, डिबिया होता है, इस तरह की। तो गोबर, घोड़ा, हल्दी या कटोरा, तो बिल्कुल करेक्ट है, कटोरा आपका हो जाएगा। और हल्दी का अगर हम देखें तत्सम शब्द तो हरिद्री का होता है। हल्दी का तत्सम शब्द ऊपर हो जा भाई। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर शायद दिए भी होंगे इनके तत्सम तद्भव, तो यहाँ पर नहीं दिए हैं। बाकी आपको देशज शब्द के बारे में बताया गया है, बाकी इनके नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हमसे विदेशी शब्द पूछा था कि टिकट है, मध्य है, मयूर है या वचन है। तो टिकट आपका इंग्लिश भाषा का है। स्टेशन हो जाएगा आपका, स्टेशन आपका इंग्लिश भाषा का है। तो ट्रेन आपका अंग्रेजी भाषा का हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे विदेशी भाषा के शब्द भी पूछे जाते हैं, जैसे आपका हो जाएगा डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, अरबी, फारसी। ये सब शब्द आपको याद कर लेने होंगे। तो शब्दों से आपका क्वेश्चन है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से तो आना ही है, और संज्ञा बतानी है आपको। तो हरा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, सभा हो जाएगा या गहरा। तो देखिए कोई चीज़ हरी है, काली है, नीली है, तो वो क्या है, विशेषण, उसकी विशेषता है। कोई व्यक्ति पतला है, मोटा है, दुबला है, वो भी उसकी विशेषता है। तो ये विशेषण हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सभा। सभा कैसी हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कौन सा है। नींद, रोग, सफाई या कौन। तो यह, वह, ये, वे, कौन, ये क्या है, सर्वनाम। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। सर्वनाम क्या होते हैं, प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विशेषण। सर्वनाम यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी तो उसमें देख ही लेना। सर्वनाम की संख्या भी ध्यान रखना कितनी है। और आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने हैं, समास कितने, इस तरह से। तो ये भी आप याद रखना। बताना है कि कौन सा निम्न में से विशेषण शब्द है। तो विशेषण लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। उचित शब्द विशेषण है, और कैसा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और गुणवाचक विशेषण कहाँ होता है, जिसकी क्वालिटी जिससे बताई जाए, तो वो क्या होता है, गुणवाचक। अगला आ जाता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जहाँ काम खुद ना करके दूसरे से करवाए। किसी को प्रेरणा देना याद कैसे रख सकते हो, कि देखिए याद ऐसे रख सकते हो कि आप किसी को प्रेरणा देते हो, तो प्रेरणा क्यों,
क्या देते हो कि जैसे कि कोई बंदा किसी को काम को करना है तो उसे प्रेरणा देते हो कि यार तू कर सकता है, तू ऐसे कर सकता है, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तो मतलब इस तरह से खुद कुछ नहीं करना है, दूसरे से ही कराना है। तो उठना यानी कि उठना तो खुद हो गया, चमकना, गिराना और देना, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाए, तो यहाँ पर गिराना भी नहीं होगा, उठना भी नहीं होगा, चमकना भी नहीं होगा और देना भी नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी आपका ऑप्शन आपकी प्रेरणार्थक क्रिया से नहीं है। अगर यहाँ पर होता उठवाना, गिरवाना, चमकवाना या दिलाना, अगर इस तरह का कोई भी ऑप्शन होता तब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता, और ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। ध्यान ये रखना है कि प्रेरणार्थक क्रिया काम खुद नहीं करेगा पर्सन, दूसरे से करवाएगा, तो वहां होगी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में अव्यय है, तो अव्यय कौन सा हो जाएगा? तो अव्यय वो होते हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, या जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, उत्तर है, ठीक है, और जापान है और कृष्णा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे उत्तर का हम कर सकते हैं उत्तरा, उत्तरा नाम होता है तो उत्तर में परिवर्तन हो गया। ठीक का हम ना ठीका कर सकते, ठीके, ठीकू, ठीके, मतलब ठीको कुछ नहीं कर सकते। जापान का जापानी कर सकते हैं, तो इस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं। और यहाँ पर डेफिनेशन भी दी है कि ठीक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जिसमें क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, तो भाई इसमें तो डेफिनेशन अलग ही है। मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है कि अव्यय के आप टुकड़े नहीं कर सकते, ना ही उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है, तो भूधर, तो भूधर हो गया, मीन हो गया, वृंद हो गया या बिहग, तो बिहग होता है पक्षी। खग भी पक्षी होता है और एक बिहंग आता है, वो भी आपका पक्षी होता है। भूधर आपका पर्वत का होता है, मीन मछली का होता है और वृंद होता है मुनि का। ठीक है, सारे आपको पता चल गए कौन किसका है। अगला है जटिल का विलोम, तो जटिल का सरल हो जाएगा, ना कि कुटिल, ध्यान रखना है। जटिल का विलोम सरल और कुटिल का भी विलोम सरल। इसका विलोम ये हो जाएगा, लेकिन इसका विलोम ये नहीं होगा, क्योंकि जटिल और कुटिल दोनों समानार्थी में आ जाएंगे, दोनों का समान अर्थ निकलेगा। अगला है कि जो देने योग्य है, तो जो देने योग्य है उसे बोल देंगे देय, और जो लेने योग्य है उसे बोल देंगे ग्राह्य। जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है उसे बोलते हैं ग्राह्य। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन किधर है? तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा इस साइड, ये रहा। यहाँ पर आपको बताना है कि दिन और दीन, तो दीन दयालु यानी कि दीन क्या होता है? गरीब होता है, और दिन क्या होता है? दिवस होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शब्द युग्म वाले क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि पहले दिन है तो दिन का अर्थ दो, और बाद में दीन है तो बाद में दीन का। अगर आप गलती से बी ऑप्शन ए की जगह होता, ए ऑप्शन बी की जगह, ठीक है, कि पहले गरीब दिया होता फिर दिवस दिया होता, और आप जल्दबाजी में ऑप्शन ये वाला सिलेक्ट कर लेते, हालांकि चलो मान लिया कि आपने ऑप्शन बी टिक कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो ये उत्तर आपका गलत माना जाएगा। और इसीलिए बता रहा हूँ कि पहले आपका शब्द दिन लिखा है तो पहले आपको दिन का अर्थ बताना होगा, और बाद में आपका शब्द दीन लिखा है तो बाद में आपको दीन का अर्थ बताना होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनेकार्थक है? अनेकार्थक क्या होते हैं? तो जिसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं, तो आपका हो जाएगा अंबर। अंबर के अर्थ क्या होते हैं? जैसे कि अंबर के होते हैं वस्त्र यानी कपड़ा, अंबर का आकाश होता है जो आसमान होता है, और यहाँ पर और भी दिए हैं कपास और मेघ। कपास का मुझे भी नहीं पता था, हालांकि मेघ का पता था, तो कपास आपके लिए एक नया शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो जो आपका सीआरपीएफ का एग्जाम है उसमें तो शुद्धि अशुद्धि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
और मैंने उसके लिए एक आपको मैराथन भी कराई है, आप लोग भी देख सकते हो, जो भी हमारे बाकी के स्टूडेंट हैं, बीएसएफ वाले हों या कोई भी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। और फटाफट से बताना है कि शुद्ध वर्तनी। तो देखिए पूज्य है, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा की गलती है, यहाँ पर पूज्य इस तरह से लिखा जाएगा, यानी पे बड़े ऊ की मात्रा। परीक्षण, अगर हम परीक्षण की बात करें तो देखिए परीक्षण और प्राण, तो प्राण यानी कि प्राण ऐसे लिखा जाएगा, और परीक्षण की बात करें तो परीक्षण में रै पे बड़ी की मात्रा लगेगी, और परीक्षा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी में क्या क्या गलती है पता चल गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द प्रादेशिक है कि इनमें से वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध। इस बार 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। माधुर्य सही है, व्याप्त सही है, प्रमाणिक गलत है। वो क्यों? क्योंकि प्रामाणिक होता है ना कि प्रमाणिक, तो प्रामाणिक ये आपका करेक्ट उत्तर होगा, ना कि प्रमाणिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिकरण कारक का परसर्ग। तो कारक में आपसे जैसे कर्ता ने कर्म को, तो परसर्ग क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह को बोला है परसर्ग, ठीक है। तो आप लोग रटते हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, ऐसे करके। तो अधिकरण क्या क्या आ जाएगा? में या पर। तो यहाँ पर दिया है, में नहीं दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो उसने क्षमा मांगी, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। घटना घटी, स्त्रीलिंग हो गया। क्षेत्र कितना बड़ा है, तो यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाएगा पुल्लिंग। रीति चली आ रही है, तो रीति कैसा हो जाएगा? रीत भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो जब भी आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना हो तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देखो, सबसे बेस्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो देखिए दुख, ये दुख खत्म नहीं होता, तो दुख खत्म नहीं होता, तो ता अगर होता कि होती, तो होती में स्त्रीलिंग, होता तो पुल्लिंग। गरिमा, तो गरिमा तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि उसकी गरिमा ऐसी है या उसकी गरिमा बहुत अच्छी है। तो गरिमा होता है अभिमान, या आप बोल सकते हो कि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, तो आप अपना एटीट्यूड को गरिमा बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड हो गया सेल्फ रेस्पेक्ट। लेख, लिखा गया। स्पर्श किया, तो ठीक है, बाकी के सारे पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग मिल गया हमको गरिमा शब्द। अगला है बहुवचन। बहुवचन को भी आप पहचान सकते हो प्रयोग करके वाक्य में। दर्शन, नारी, लता और गाय। तो दर्शन क्या होता है? तो दर्शन और आपका हस्ताक्षर, दर्शन और हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सदा बहुवचन रहने वाला शब्द। और यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्या दिया है? सदैव बहुवचन। तो ये सारे के सारे क्या दिए हैं आपको? देखिए डेफिनेशन में भी सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द दिए हैं आपको, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए जो ये आपको डेफिनेशन दी हुई है ना, जो एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत काम की चीज़ होती है आप लोगों के लिए, तो इसको नज़रअंदाज मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा हूँ आपसे, आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएगी। एक क्वेश्चन में देखिए कितने आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये बने, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 8 9, तो 9 क्वेश्चन नीचे से बने हैं, और ये एक खुद में एक क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन भी आपको एक क्वेश्चन से मिल रहे हैं। तो क्लास तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। दूसरी बात, सारे के सारे प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर आपको पहली बात मिलते नहीं है कहीं पर, और मिलने में जो टाइम वेस्ट होता है, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या सही है क्या गलत, तो उन सब चीज़ों के लिए क्लास क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। सारा टाइम बचेगा, प्रैक्टिस सेट भी लग जाएगा, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, और हर चीज़ हर एक पॉइंट में आपको बता के भी करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से भूतकाल का उदाहरण। तो भूतकाल जो भविष्य, यानी कि जो बीत गया, जो होगा वो भविष्य, जो चल रहा है वो वर्तमान, और जो हो चुका वो भूत, ठीक है। तो भूतकाल के लिए था
राम घर गया था, यानी कि वो पहले ही गया था, बी करेक्ट। मैं जाता हूँ, वर्तमान काल, वह आ रहा है और वह पुस्तक पढ़ेगा। बाकी क्या है कि वर्तमान काल के उदाहरण है। और वह पुस्तक पढ़ेगा ये भविष्य का हो जाएगा, क्योंकि वो काम करेगा, किया नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाच्य आपको बताने हैं। वाच्य 3 प्रकार के हो जाते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कृतवाच्य वे होते हैं जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य जहाँ पर भाव की प्रधानता हो। तीनों में नाम से ही पता चल जाएगा। तो जहाँ पर भाव होगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो कृतवाच्य हो जाएगा। श्याम पत्र लिखता है, ये भी। मोहन से बैठा नहीं जाता, तो यानी कि बैठना उठना ये सब एक भाव है। तो बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, सोया नहीं जाता, तो ये सब भाववाच्य हो जाएंगे। और पत्र लिखा जाता है, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये वाच्य वही हैं आपकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, ध्यान रखना। मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, और आपसे पूछा जाता है तीसरा संयुक्त वाक्य। तो तीनों की पहचान आपको रखनी है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, सरल वाक्य है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, सरल वाक्य है। आगे देख लेते हैं। वह पुस्तक राम की थी, सरल वाक्य है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यानी कि जब तब। जो सो, यद्यपि, तो, तथापि, क्योंकि, ये सब किस में आते हैं, आपके मिश्र वाक्य में आते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि और आता है संयुक्त वाक्य में, और संयुक्त वाक्य से 95% क्वेश्चन आपके और से ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने विद्यालय जाना है, एसुद्दंश। तो मैंने नहीं होगा, मुझे विद्यालय जाना है, करेक्ट होगा आपका। तो ऑप्शन ए में गलती है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, बी वाला आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैंने आपको विराम चिन्ह वाली एक क्लास कराई हुई है, और उसमें बताया था कि कौन से विराम चिन्ह को क्या बोलते हैं, किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विराम चिन्हों की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम इनका प्रयोग करते हैं, और वाक्य में प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, सारी चीज़ें बताई हैं, और हर विराम चिन्ह के साथ 4 4 5 5 3 3 आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ। तो आसमान फट जाना, अचानक आफत आ पड़ना, असंभव काम का होना नहीं, बहुत शोर करना होना नहीं, चुगली करना होता है, किसी के कान भरना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा, पों बारह होना नहीं, पानी फेर देना, तो ये तो किसी की मेहनत पर पानी फेर देना, काम खराब कर देना, पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, फूंक फूंक कर कदम रखना, सोच समझकर काम को करना। ठीक है, सारे पता चल गए। मुहावरे की आपको मैंने एक वो करा रखी है, मैराथन, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। अगला है लोकोक्ति, कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। तो भैया जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, गलत कर्म का अच्छा फल कभी नहीं मिलेगा। तो बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से होए। अगला क्वेश्चन, लाभ ही लाभ, तो लाभ ही लाभ, 5 उंगलियां घी में, तो ये हो जाएगा लाभ ही लाभ। अगला क्वेश्चन है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। तो जो आपका पाठ है मूल पाठ, तो उसकी व्याख्या के साथ आप उसका अनुवाद कर रहे हो, तो वो कहलाएगा व्याख्यानुवाद। शब्दों में अनुवाद करोगे तो शब्दानुवाद, और उसके भाव करोगे तो भावानुवाद, और एक सार बनाओगे, उसका सारांश बनाओगे, तो वो सारानुवाद। डेफिनेशन यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, यहाँ पर पढ़ लेना। चलिए पढ़ के ही बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मूल पाठ के व्याख्या के साथ अनुवाद, तो व्याख्यानुवाद हो जाएगा। स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य, भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है। मूल पाठ की विचार सामग्री या भावधारा का अनुवाद भावानुवाद कहलाता है, जो मैंने आपको बताया अभी। और अन्य भाषा में संक्षेप प्रस्तुत करना, वो होता है उसका सारानुवाद। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन वाला। अगला है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो सीधे सीधे पश्चिमी। पूर्वी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये आती हैं, पहाड़ी में आपको पता है राजस्थानी, तो ये सब याद कर लेना।
कुमाऊँ गढ़वाली ये आपकी उधर आ जाएगी उत्तराखंड वाली, ये सारी याद कर लेना आप। यहाँ पर आपको दी भी हैं ब्रज कन्नौजी बुंदेली, ये सब राजस्थान की है। पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी और बिहारी जो मैंने आपको बताई हैं, पश्चिमी की बता ही दी है, तो ये सब याद कर लेना आप। और एक नए टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि हिंदी अनुवाद और इंग्लिश में आपसे हिंदी का इंग्लिश में भी पूछ लेगा और इंग्लिश का हिंदी में भी। तो अमेंडमेंट क्या होता है? संविधान संशोधन में आपने पढ़ा है कि ये वाला अमेंडमेंट, तो आप आसानी से लगा सकते थे संशोधन। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास हैं, इन्होंने सूरसारावली भी लिखी है। और साहित्य लहरी, सूरसागर, ये 3-4 ही हैं इनकी बस। ठीक है, जो आपको याद करनी है और बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैंने आपको एक रचना वाली क्लास भी कराई हुई है और मैंने आपको स्टोरी बेस्ड कराई थी कि जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हो ना, इस तरह से, जिससे कि आपको याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। देख लेना उसको भी। रीतिकाल का कभी आपसे पूछा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह से आप याद नहीं करते, और आप याद कर लेना कि रीतिकाल, भक्ति काल, तो ये सब याद कर लेना कि कौन सा किसका है। तो रीतिकाल के कौन हो जाएंगे? बिहारी। बिहारी की रचनाएं भी, बिहारी सत्सई है, जयशंकर प्रसाद, और ये बाकी के भी हैं आपके रीतिकाल के। उसने कहा था कहानी के लेखक, तो ये अभी मैंने पीछे आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराई थी, उसने कहा था। और देखिए यहाँ पर भी आपकी आई हुई भी है, क्योंकि मैं अधिकांश आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही कराता हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में फंसने के ज़्यादा संभावना होती है और फंसते भी हैं, ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हो। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बाकी की इनकी अन्य रचनाएं भी देख लो। घंटाघर इम्पोर्टेंट है, धर्मपरायण भी, पाठशाला, रीछ भी बहुत पूछी जाती है आपकी। बुद्धू का कांटा आज तक नहीं पूछी गई, सुखमय जीवन आज तक नहीं पूछी गई, हीरे का हीरा आज तक नहीं पूछी गई। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, और ये आपको चारों पता होनी चाहिए। घंटाघर तो काफ़ी बार पूछ ली गई है। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, इनको कौन नहीं जानता? और भाई ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिन्होंने उर्वशी को ना पता हो, उर्वशी का ना पता हो कि किसकी रचना है, या रामधारी सिंह दिनकर की। ये इतनी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। रश्मि रथी बहुत बार पूछी गई है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, लेकिन हाहाकार नहीं पूछी गई। और ये बाकी की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 50 क्वेश्चन में आपने देख लिया किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन आता, अगर पेपर आ जाता है सेम टू सेम डिक्टो ये पेपर होता और आपको बिठा दिया जाता पेपर करने, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितना कर पाते। जितना यहाँ किया आपने इतना ही आप अपने एग्जाम में करते। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा। आप वीडियो को, क्लास को अपनी लाइक करके और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। आगे हम वीडियो की ही तैयारी आपको कराने वाले हैं, तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अपनी आगे की तैयारी के लिए, और क्लास को लाइक करके शेयर भी कर दो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अभी हमारे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हैं। 28 तारीख का सेकंड शिफ्ट का है, और 22 तारीख का 23 का है, 2016 के हैं। तो अभी 4-5 प्रैक्टिस सेट आपके और हैं जो प्रीवियस ईयर में आपको कराऊंगा। और कल आपको रीजनिंग भी मिल जाएगी, रीजनिंग भी मैं आपको इसकी करा दूंगा, और आगे भी तैयारी होगी। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को लाइक करके शेयर कर दो।